पुदेनपुर एक ऐसा गांव है जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है और गलियां शांत हैं। फिर भी गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल प्राचीन हवेली खड़ी है। ये पीढ़ियों से अछूती है, कोई इसके पास नहीं जाता। स्थानीय लोग इससे दूर रहते हैं क्योंकि एक कहानी प्रचलित है, जो उस दिन प्रचलित हुई जब मौसम अचानक खराब हो गया। रामू और स्वामी नाम के दो ग्रामीण भयंकर ओलावृष्टि में फंस गए। आश्रय की तलाश में वे गिरती बर्फ से बचने के लिए उस अछूती हवेली के दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर की वास्तुकला आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी, लेकिन वातावरण घुटन भरा था। अंधेरे से एक आवाज गलियारों में गूंजने लगी। जब वे मुड़े तो उन्होंने उसे देखा, एक कमजोर महिला जिसके बाल बिखरे हुए सफेद थे और आंखें खाली थीं, परछाइयों में छिपी हुई थी और खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। दोनों आदमी बिना पीछे देखे वापस तूफान में भाग गए। जब वे गांव पहुंचे तो उनके बयानों ने स्थानीय लोगों के संदेह को पुख्ता कर दिया कि हवेली में एक ऐसी आत्मा का वास है जो संपत्ति के अंधेरे कोनों में मंडराती रहती है। पैदा कर दिया संपत्ति के चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक अलगाव, हवेली को अलौकिक बताकर समुदाय ने खुद को अंदर झांकने से रोकने का बहाना दे दिया, जिससे असल दुनिया के रहस्य उसके दरवाजों के पीछे दब गए। ये चुप्पी तब तक कायम रही जब तक चार बाहरी लोग नहीं आ गए। राजीव नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी रिया और उसके दो भाई, जिन्होंने हवेली पर उन्होंने अलौकिक चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें वहां लाखों डॉलर की संपत्ति नजर आ रही थी, जबकि गांव वाले उसे मौत का जाल समझ रहे थे। वे अंदर चले गए और सजी धजी दीवारों की तारीफ करने लगे। जब अंधेरे से एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई तो बाहरी लोग भागे नहीं। इसके बजाय रिया ने उस औरत से पूछा कि वो कौन है और उनके घर में क्या कर रही है। कांपती और घबराई हुई बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वो एक छिपे हुए खजाने की रखवाली कर रही है जिसे उसने कई साल पहले घर के अंदर दफनाया था। हालांकि अब उसे याद नहीं था कि वो कहाँ है। इनाम मिलने की उम्मीद ने सब कुछ बदल दिया। भाइयों को एहसास हुआ कि खजाना ढूंढने से वे अमीर हो जाएंगे। वे तुरंत कीमती सामान ढूंढने और बूढ़ी औरत को वहां से निकालने के लिए सहमत हो गए और सजी हुई दीवारों, धूल भरी जमीनों और झाड़ियों से भरे बगीचों में जोर शोर से खोजबीन शुरू कर दी। वे खाली हाथ लेकिन जोश से भरे हुए गांव लौटे। जैसे ही गांव वालों को छिपे हुए खजाने की खबर मिली, उन्होंने अपना हिस्सा मांगा। धन का लालच डर से कहीं ज्यादा बड़ा प्रेरक साबित हुआ, जिसने एक ही दोपहर में वर्षों के सांस्कृतिक आतंक को खत्म कर दिया। अगली सुबह गांव वालों ने एक खोज दल जुटाया। 100 से ज्यादा स्थानीय लोग औजारों से लैस और इनाम पाने की लालसा में उस संपत्ति पर पहुंचे और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। घंटों की खुदाई के बाद रामू ने घर के पीछे मलबे के ढेर के पास कुछ देखा। भारी पत्थर की पटिया के नीचे एक अंधेरी नम सीढ़ी थी जो एक भूले हुए बंद तहखाने में जाती थी। भीड़ ने मिलकर एक विशाल लोहे का संदूक ऊपर खींचकर निकाला। जैसे ही वे जंग लगे तालों से जूझ रहे थे, बूढ़ी औरत हंसने लगी, अपनी सबसे कीमती चीज की वापसी का जश्न मनाते हुए। जब आखिरकार ढक्कन खुला तो जयकार थम गई। लोहे के संदूक के तल में नवजात शिशु का नाजुक कंकाल पड़ा था। भीड़ ने खुद को एक दबे हुए अपराध के भौतिक प्रमाण को घूरते हुए पाया, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई अलौकिक व्याख्या कम नहीं कर सकती थी। उस महिला का नाम घिनौना था। दशकों पहले वो एक युवा माँ थी जो अपने पति और उसके माता पिता के साथ इसी घर में रहती थी। लेकिन जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया तो उसका पति इस बात से क्रोधित था कि उसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया। यह आरेख व्यवस्थित महिला शिशु हत्या की कार्यप्रणाली को दर्शाता है, एक कठोर पदानुक्रम जहां पितृसत्तात्मक दबाव हर कीमत पर पुरुषों के प्रभुत्व की मांग करता है। गौरी के मामले में उसके पति और उसके पिता ने उसी रात नवजात बेटी की हत्या कर दी। जब गौरी को इस विश्वासघात का पता चला तो उसने प्रतिशोध लिया, अपने पति और ससुराल वालों को मार डाला और उन्हें तहखाने में घसीट कर ले गई। जिस हिंसा का समर्थन किया वो उसी परिवार पर वापस आ गई जिसने इसे शुरू किया था। इसके बाद उसने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उसने अपने बच्चे के शरीर को संदूक में रख दिया ताकि उसकी रक्षा हो सके। दशकों बीतने के साथ तहखाने की सीढ़ियां ढहती गईं और उसका अकेलापन बढ़ता गया। उसके मन ने उस त्रासदी को एक भ्रम में बदल दिया जहां वे हड्डियां ही उसका खजाना बन गईं। दशकों से गांव जिस महिला से डरता आ रहा था वो एक ऐसी औरत थी जिसकी वास्तविकता पूरी तरह से लैंगिक हिंसा और उसके बाद के आघात से गढ़ी गई थी। राजीव गुस्से से आग बबूला हो गया, ये जानकर कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। उसने जंग लगे संदूक को लात मारकर तोड़ दिया, मानो बच्चे के अवशेषों को बेकार कचरा समझ रहा हो। गौरी चीखी और संदूक को कसकर पकड़े हुए घर के अंदर भाग गई। जब राजीव और उसके भाई उसका पीछा कर रहे थे तो वे घर के अंदरूनी सामानों से टकराने लगे, जिससे हवेली में अफरा तफरी मच गई।
गौरी का दुख देखकर ग्रामीणों ने घर को कमाई का जरिया मानना बंद कर दिया। वे चारों बाहरी लोगों को रोकने के लिए हवेली में घुस गए और उन्हें शारीरिक रूप से पकड़कर उस औरत की रक्षा करने लगे जिससे वे जीवन भर बचते रहे थे। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। जब राजी संपत्ति के कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सका तो उसने कबूल किया कि वो और उसका परिवार ठग थे, जिन्होंने धोखाधड़ी से संपत्ति बेचने का लक्ष्य रखा था। उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी की पीड़ा की भयावह वास्तविकता को देखकर ग्रामीणों में लालच की भावना जागृत हुई और वे स्थानीय जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित हुए। गांव ने शिशु का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया और गौरी को चिकित्सा सुविधा में भर्ती कराया जहां उन्हें पेशेवर देखभाल मिल सके। उन्होंने संपत्ति का स्वरूप भी बदलने का निर्णय लिया। हवेली को अपराध की याद दिलाने के बजाय उन्होंने इमारत का भौतिक उपयोग बदलने का विकल्प चुना। उन्होंने हवेली को गौरी गर्ल्स स्कूल में परिवर्तित कर दिया। इससे युवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए समर्पित एक स्थायी स्थानीय संस्था का निर्माण हुआ, जिसने उस विचारधारा को सीधी चुनौती दी जिसके कारण ये त्रासदी हुई थी। हमारी लोक कथाओं के राक्षस अक्सर केवल वे कहानियां होती हैं जो हम अपने पड़ोसियों की सामाजिक विफलताओं को देखने से बचने के लिए सुनाते हैं। सच्चा उपचार आघात के संरचनात्मक पुनरुपयोग में निहित है। बेटियों की अस्वीकृति पर बने घर को एक ऐसे स्कूल में बदलना जहां उन्हें अंततः रहने का एक कारण मिले।